नमस्कार। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 30-40 साल से हम इन चीज़ों को देखते आए हैं। आप लोग अगर दिल्ली में गए हो, तो दिल्ली से जब आप कनॉट प्लेस से नजफगढ़ रोड की तरफ पूसा रोड क्रॉस करते हुए आगे चलते हैं और मोती नगर की, रमेश नगर की तरफ बढ़ते हैं, तो रेलवे लाइन आती है कीर्ति नगर के आसपास। उसी के पास बगल में जब वो, अब तो फ्लाईओवर बन गया, पहले तो वहाँ रेलवे फाटक हुआ करता था। उस फ्लाईओवर से जब आप गुजरते थे तो बहुत बदबू आया करती थी और एक बहुत ही मलिन सी बस्ती लेफ्ट हैंड पर नजर आया करती थी, रेलवे लाइन से बिल्कुल सटी हुई। और हम लोग पता नहीं उसके लिए क्या क्या हमने नाम रख रखे थे, लेकिन वहां से जब बस गुजरती थी डीटीसी की, हम लोग नाक बंद कर लिया करते थे, इतनी बदबू आया करती थी। बाद में कुछ साल के बाद जब हम बड़े हुए, उसके बाद वहां जॉब करनी शुरू की, तो पता लगा कि वहां पर एक कठपुतली कॉलोनी है। अब उसका नाम कठपुतली क्यों, कॉलोनी क्यों था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कि पहले जो कठपुतली का खेल हुआ करता था, उस खेल को करने वाले लोग, कारीगर, जो कलाकार थे, वो वहां पर रहा करते थे। उस कठपुतली कॉलोनी में अवैध रूप से घर बने हुए थे, रेलवे लाइन से बिल्कुल सटी हुई वो कॉलोनी थी। और अभी कुछ साल पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी वहां, उस समय केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आई और यह तय किया गया कि इस प्रकार की जो इलीगल कॉलोनियां बसी हुई हैं, उन कॉलोनियों को वहां से विस्थापित किया जाएगा और कहीं दूसरी जगह उनको वहां से भेजा जाएगा। हमारे मन में यह सवाल उठा, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा शोर मचाया कि साहब देखिए, हजारों यहां पर परिवार रहते हैं, उन परिवारों को अगर आप कहीं और भेज रहे हो तो उन्हें रहने की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। मामला कोर्ट कचहरी में गया, कोर्ट ने यह कह दिया कि साहब इनको मकान बना करके दीजिए। हमारे कई साथी जो बिहार से और दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे थे पिछले 20-20 साल से, उन सब ने भी यह सवाल पूछा कि साहब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आपने यहां पर आकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया, रेलवे लाइन के बराबर में आप बरसों तक फ्री में रहते रहे, कब्जा करके मकान तक बना लिए, सारी सुविधाएं आप दिल्ली सरकार की ले रहे थे, और जब आपका मकान तोड़ा जा रहा है जो इलीगल रूप से बना हुआ है, जिसका आपके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, उसे जब आपको खत्म किया जा रहा है तो आपको एक नई कॉलोनी बनाकर दी जा रही है। यानी कि दिल्ली में आपका अगर अपना मकान नहीं है तो उसका सबसे बढ़िया फार्मूला यह है कि अवैध जमीन कब्जा लो, वहां रहना शुरू कर दो, फिर सरकार आपको वैध मकान दे देगी। वो फ्लैट्स बनाए गए, बहुत सारे लोग वहां से शिफ्ट भी हुए, बहुत सारी उसमें कंट्रोवर्सीज हुई। आज भी वो योजना पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। इस प्रकार की कवायद को आप क्या कहेंगे? सरकारी पैसे का मिसयूज, दुरुपयोग, टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी, इसके अलावा इसको और क्या कहा जा सकता है? एक ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने और सुनाया है। आपको याद होगा, मैंने बहुत सारी डिटेल निकाली है कि हल्द्वानी में 3-4 साल पहले की बात है, बड़ा मामला तूल पकड़ा था। हल्द्वानी में, जो उत्तराखंड में हल्द्वानी है, वहां पर रेलवे लाइन के पास अवैध कॉलोनी बनी हुई थी, जिसे बनभूलपुरा क्षेत्र कहते हैं। रेलवे की कॉलोनी थी, उस पर हजारों मकान बने हुए थे, उसमें स्कूल भी खुले हुए थे, एक इंटर कॉलेज भी था। सरकार द्वारा बनाई गई नगर निगम, नगर पालिका की जो टंकियां होती हैं पानी की, ओवरहेड टंकियां, वो भी बनी हुई थी और मैक्सिमम वहां पर मुस्लिम आबादी थी। उन सब को हटाने के आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दे दिए थे और फिर उसके बाद वो मामला बहुत तूल पकड़ा। मीडिया में अजीत अंजुम जैसे पत्रकार दिल्ली से भागे भागे गए, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, रेलवे की जमीन पर से इस तरह से हटाया जा रहा है और समय भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया था कि इन्हें 10-12 दिन के अंदर हटा दिया जाए और अगर ये नहीं हटते हैं तो यहां बुलडोजर चला दिया जाए। हालांकि यह बहुत व्यवहारिक फैसला नहीं था, लेकिन इसके अलावा इलाज क्या था? कई वर्षों से यह मुहिम चल रही थी और आजादी के बाद से ही यह मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा था कि रेलवे की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं पूरे देश में, उन्हें हटवाया जाए। दिल्ली में कई स्थानों पर हटवाए गए, वजीरपुर वगैरह में आपने देखा होगा बुलडोजर चले, उसे लेकर भी विरोध हुआ। लेकिन हकीकत बात तो यही है, एक मद्रासी कैंप हुआ करता था दिल्ली में, पूरा नाला कब्जा रखा था, उसको भी हटवाया गया था। तो उत्तराखंड का मामला भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन वो मामला तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि वहां पर मैक्सिमम आबादी मुसलमानों की थी और इसमें 30 हेक्टेयर, लगभग 78 एकड़ की भूमि है और वहां पर निवास कर रहे 4,365 परिवार, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। और इस मामले को फिर जब ये तूल पकड़ा कि वहां पर बुलडोजर चलने वाला है और ये सारा दिल्ली का मीडिया वहां पर भाग गया, सारे जितने भी
वामपंथी इकोसिस्टम के लोग हैं वो सब ढाल बन करके खड़े हो गए। बताइए, मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, केंद्र में भी सरकार है और ये सब कुछ हो रहे जा रहा है। बड़ा हंगामा मचा और फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरीके से इसको खाली नहीं किया जा सकता, जल्दबाजी में आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते और इन लोगों को कुछ और समय देना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था। इसकी मैंने डेट्स निकाली कि आखिरकार ये मामला क्या चला था। ये 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति थे शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे, उनकी खंडपीठ ने यह फैसला दिया था कि इनको वहां से हटाया जाए और जनवरी 2023 का जो पहला वीक था उसमें यह बुलडोजर चलाने की वहां पर कार्रवाई शुरू करने की अभियान शुरू किया गया था। बड़ा ठंडा इलाका था वहां पर, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, इंदिरा नगर, बहुत सारे हजारों महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च होने लगे, धरने देने लगे। और इसकी तुलना किससे की गई कि साहब जैसे सीएए के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था और मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे, उस तरीके का आंदोलन हो रहा है। इस तरीके से हुआ यह कि वहां पर एक कांग्रेस विधायक हैं सुमित हरदेश, उन्होंने कई वकीलों के साथ मिलकर के इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय लेकर गए और 5 जनवरी 2023 को, यानी कि 4-5 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल स्टे लगा दिया और यह कह दिया कि साहब 50,000 लोगों को रातों रात बेदखल नहीं किया जा सकता। रेलवे की जरूरतों को मान्यता देते हुए भी उन लोगों के अलगाव और पुनर्वास की आवश्यकता है जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। सुनिए जरा बातें। जुलाई और सितंबर 2024 में कई सुनवाइयां हुई इस मामले में। उत्तराखंड सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने दी, उत्तराखंड की सरकार को भी फटकार दी कि भाई आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से नहीं हो सकता। अंत में कुल मिलाकर 24 फरवरी 2026 यानी कि अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। और देखिए फैसला क्या सुनाया है। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय मल्ल्या बागची, जो आजकल बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं दोनों मिलकर, और तीसरे न्यायमूर्ति विपिन पंचोली, इनकी पीठ ने जो फैसला सुनाया है उसका यह कहना है कि इसमें एक संतुलन स्थापित किया जाए। जो वहां से लोग गए हैं उन्हें एक प्रॉपर समय दिया जाए, उन्हें अपने वहां पर जो जमीनें हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड भी है, जब वहां वो बिल भर रहे थे, हाउस टैक्स दे रहे थे और सारे के सारे जो पानी के बिल थे, बिजली के बिल थे, वो सब लोग भर रहे थे, तो उसके पास प्रमाण भी हैं, तो उनकी जमीनों का इवैल्यूएशन किया जाए। यह देखा जाए कि क्या वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत कहीं पर भी मकान बनाकर दिए जा सकते हैं। और आपको पता है इन सब पीड़ितों की तरफ से पक्ष कौन रख रहा था? प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ऐसे मामलों में सबसे आगे आ जाते हैं। राजनीतिक लोगों को बचाना हो तो अपने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल साहब हैं, और ऐसे जितने भी उल्टे सीधे काम हैं उन सब के लिए प्रशांत भूषण आ जाते हैं। उनका यह तर्क था कि साहब 40-50 साल से वो लोग वहां पर रह रहे हैं और राज्य सरकार ने पहले भी इन बस्तियों को रेगुलाइज करने का प्रस्ताव रखा था और रेलवे के पास लाइन के विस्तार करने के और भी तरीके हैं, कहीं और से भी लाइन निकाली जा सकती है। उनकी इस बात को बिल्कुल नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। रेलवे लाइन को विस्तार करने के लिए उसे रेलवे लाइन के दाएं बाएं दोनों ओर जगह की आवश्यकता होती है और उस जगह पर नहीं बनाई जा सकती बस्ती। और फिर यह सैद्धांतिक रूप से भी सही नहीं है, खतरनाक भी है, दुर्घटना भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां के जो रहने वाले थे उनकी डिमांड सोचिए, उनका था कि हमें इन सिचुएशन में ही रखा जाए, यानी कि जहां पर हमारा पुनर्वास हो वह ऐसा ही स्थान हो और रेलवे लाइन के आसपास ही हो। बताइए कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार की मांग को कैसे माना जा सकता है कि वहीं का वहीं रखा जाए? और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि अतिक्रमणकारी, सुनिए जरा, जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो शर्तें तय नहीं कर सकते। जब उन्हें बेहतर सुविधाओं वाले किसी अन्य स्थान पर बचाया जा सकता है तो वहीं रहने की जिद क्यों? किसी भी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पटरियों के दोनों ओर खाली जगह की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से यह काम कराया जा सकता है। वैसे तो
अब इसके अंदर जो राज्य का जो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिसको SLSA कहते हैं, उसके तहत उसको कहा गया है कि आप ईद के बाद यानी कि 15 मार्च या 16 मार्च के बाद आप इस तरह की एक कैंप लगाएं अपने, और उन कैंप के आधार पर यह तय करें कि साहब किसका मालिकाना हक है, किसकी कितनी जमीन जाएगी, किसका कितना मकान बना हुआ था, किसका कितना नुकसान होगा, और उसी आधार पर आगे के ये फैसले निपटाए जाएं। दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये भी है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए पिछले 40-50 सालों में बहुत कुछ हुआ है। हालांकि उत्तराखंड अभी बना है, 20 साल से 25 साल से ही, 99 में ही तो बना था उत्तराखंड, लेकिन उससे पहले से ही कि साहब देवभूमि है और वहां पर चारों धाम है, वहां पर मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की चीजें पहले से चलती रही हैं। और पुष्कर सिंह धामी, वो तो कई बार इस बारे में खुलकर बोले हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका नाम आ गया है हेट स्पीच देने वालों में नंबर 1 पर। एक सर्वे आया, उस सर्वे में एक आ गया कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेट स्पीच देने वालों में नंबर 1 पर हैं। और इसका बाकायदा एक रिकॉर्ड जारी किया गया कि देखिए मैं बताता हूं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, उसका इंडिया लेट हैब है, इंडिया हेट लैब है, उस प्रोजेक्ट ने 2025-26 की अपनी रिपोर्ट एक प्रकाशित की, और इस पूरी रिपोर्ट में भारत में हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण देने वाले राजनेताओं की सूची में पुष्कर सिंह धामी को पहले नंबर पर रखा, और यह बताया कि उनके नाम पर 71 कथित हेट स्पीच दर्ज है। पुष्कर सिंह धामी वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे इस हमारे संविधान के मुताबिक इस देश में पहला स्टेट है जहां पर UCC को लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। लेकिन क्या है कि विवाद हो रहे हैं, राजनीति चल रही है हर चीज में। कोई काम अगर सही भी हो रहा है, बताइए, सरकारी जमीन पर से हटाने के लिए सरकार उनको दूसरे जगह पर मकान बना कर दे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत की रोजी रोटी से किराया दे रहे हैं और बरसों से मकानों में किराए पर रह रहे हैं, उन्हें आज तक मकान नहीं मिले। लेकिन अवैध कब्जा करने वालों को मकान मिल रहे हैं। पता नहीं वो कहां की कागज लेकर आ रहे हैं। सन 1880 की जब हल्द्वानी और काठगोदाम वाली रेलवे लाइन बनी थी, उस समय से हमारे पास नजूल की जमीन है। पता नहीं क्या क्या कुतर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यही है दोस्तों कि इस देश में इलीगल काम करने वालों को लीगलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप कोई लीगल तरीके से काम कर रहे हो तो आपके रास्ते में बाधाएं डालने के सरकारी तरीके बहुत सारे निकल आएंगे और आप उससे पार नहीं पा पाएंगे। जो टैक्स पेयर है इस देश में, सारा अत्याचार उसी पर है, आरक्षण की भी मार उसी पर है, महंगाई की मार भी उसी पर है, टैक्स भी उसी को देना है। जो नंबर 1 में काम कर रहा है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, मार भी उसी पर है। जो सारा कैश में काम कर रहा है वो तो मौज ले रहा है। तो साहब ये हो रहा है कि आप अवैध रूप से कब्जा कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी जो अवैध जमीन हो उसके बदले में आप लीगल रूप से किसी फ्लैट के या मकान के मालिक बन जाइए। अब आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, ये आपका नजरिया है। मेरा जो नजरिया था मैंने आपको बता दिया। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना सही है, कितना जायज है और कितना गलत है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।